हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर है। और आज के इस वीडियो को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप सभी गृह विज्ञान के पेपर में 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल आसानी से कर सकोगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर बिल्कुल सेम इसी तरह का आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर को आप जरूर तैयार करके जाना। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और सीधा दिमाग में आपके प्रश्नों का आंसर भर दूंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2025 में 8 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 823 आईजी कोड का वायरल मॉडल पेपर है। आप इस कोड को याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो है अनुक्रमांक डाल देना है, पेपर पर अपना नाम यहाँ पर लिख देना है और 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए, नोट के अंतर्गत यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। निर्देश यहाँ पर पहला है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। 2 खंडों में पेपर विभाजित है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर सीट में आपको प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर गोला काला करके भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यदि आपने मान लीजिए ये पहला प्रश्न है या दूसरा प्रश्न में यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, गलती से या जल्दबाजी में आपने डी वाला गोला काला कर दिया काले पेन से, अब ना तो आप इसे इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इरेजर से साफ करना है और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना। यदि आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया। बिल्कुल सावधानी के साथ आपको ओएमआर सीट में गोला भरना है, क्योंकि एक बार भरने के बाद आप सुधार नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप करते हैं तो इसका मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है 20 नंबर का है यहाँ पर ये ओएमआर बेस्ड वाला, तो हो सकता है ये 20 नंबर भी आपको ना मिले। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। अगला जो है निर्देश, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, कौन सा प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है खंड आ के। यहाँ पर निर्देश आप लोग अच्छे से पढ़ें। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है यहाँ पर इस मॉडल पेपर के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न को मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो इन प्रश्नों को याद करने में। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा।
कह रहा है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, व्यय पर नियंत्रण करना, बचत करना, आय का ज्ञान या ये सभी। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए पारिवारिक बजट बनाया जाता है? तो मेन जो है इसका उद्देश्य या मुख्य इसका जो है टारगेट क्या रहता है कि व्यय पर नियंत्रण। व्यय का अर्थ होता है खर्चा, परिवार के द्वारा जो खर्च होता है धन, उस पर नियंत्रण लगाया जाए यानी रोक लगाई जाए। बचत करना सीखा जाए परिवार के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा। आय का ज्ञान, आय का भी ज्ञान रहेगा, आय अर्थात आमदनी का ज्ञान रहेगा जब सभी को, तो क्या होगा, पारिवारिक बजट जो है सफल रहेगा। यानी पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है व्यय पर नियंत्रण, अनावश्यक जो खर्चे हैं उन पर नियंत्रण लगाया जा सके, बचत करना सीख सकें और आमदनी का भी ज्ञान रहे, कितनी आमदनी परिवार के सदस्यों के द्वारा हो रही है या परिवार के मुखिया के द्वारा हो रही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता। वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है, ये मेरे प्यारे बच्चों कब खोला जाता है? तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन यहाँ पर हैं ये दोनों गलत हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखिए, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों 60 वर्ष के उपरांत। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है 60 वर्ष के उपरांत। अगला प्रश्न यहाँ पर सवाल है जो कि बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिए इसको। 1 किलोग्राम चीनी का दाम 35 रुपए है, तो 5 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? बिल्कुल आसान है, इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 35 को 5 से हम गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलोग्राम चीनी का दाम क्या है, यहाँ पर 35 रुपए है, तो 5 किलोग्राम चीनी का दाम निकालना है तो 25 हो जाएगा और 5 तिया 15, 2 17, यहाँ पर 175 रुपया आ गया। यानी 5 किलोग्राम चीनी का दाम कितना आ गया, 175 रुपया, जो कि बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर इस तरह का कोई प्रश्न आए आप घबराइएगा नहीं, गुणा कर लेंगे आप लोग और बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। सवाल लगाना नहीं है लेकिन आपको कहीं पर इसको जो है कैलकुलेशन करके ऑप्शन को सही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जल को कीटाणु रहित करने के लिए। अगला प्रश्न है, जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जल के द्वारा कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये दो जो ऑप्शन हैं ये थोड़ा मिसप्रिंट हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता बी वाला हैजा रोग और यहाँ पर एक और ऑप्शन होता उपर्युक्त सभी। डी वाला ऑप्शन क्या होता, ये सभी। मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आप लोग सही क्या करते, ये सभी, क्योंकि पेचिस, हैजा, अतिसार ये सभी रोग जल के द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो भोपाल दुर्घटना ये किसका उदाहरण है? यह है वायु प्रदूषण का उदाहरण, क्योंकि भोपाल में जो दुर्घटना हुई थी वहां पर क्या हुआ था, फैक्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों एक जहरीली गैस फैल गई जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी वहां पर। तो ये है वायु प्रदूषण का उदाहरण। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग फैलता है, तो टाइफाइड रोग किसके द्वारा फैलता है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। सिलाई में प्रयुक्त गुनिया का आकार होता है, तो सिलाई में जो गुनिया का प्रयोग किया जाता है उसका आकार क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही होगा, एल आकार की होती है गुनिया। नील का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि हम नील का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जो सफ़ेद सूती वस्त्र होते हैं उस पर नील का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही होगा, रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। ये रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग आगे ध्यान दें। विटामिन सी उत्तम स्रोत है। विटामिन सी किसका उत्तम स्रोत है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी में जो है, इनमें से विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का होगा यहाँ पर उत्तम स्रोत है आंवला। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और बेसिक सा उत्तर है, रोगी का भोजन नरम तथा तरल होना चाहिए। यानी नरम और तरल आहार होना चाहिए रोगी का भोजन, यानी रोगी के भोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल में अस्थियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आप सभी जानते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा कक्षा 6, 7, 8 में ही कि मनुष्य के कंकाल में कुल 206 अस्थियां होती हैं। कितनी अस्थियां होती हैं? 206। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मोच की पहचान है। यदि प्रश्न में लिखा होता मोच का लक्षण है तो भी बात एक ही है। मोच की पहचान क्या है? पीड़ा होना पहला विकल्प, सूजन होना और तीसरा मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि जब किसी को या आपको मोच आई है या आई होगी तो आपने देखा होगा वहां पर पीड़ा भी होगी। जहां जिस स्थान पर मोच आएगी वह स्थान, उस स्थान पर क्या होगा? पीड़ा यानी दर्द होगा। और सूजन भी आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव भी हो जाएगा। राइट आंसर है इनमें से सभी। एक बार जरूर शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को ग्रह विज्ञान के लिए 70 में 70 का टारगेट दिया है। तो आप यदि मेरे द्वारा दिए गए कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च 2025 से पहले ग्रह विज्ञान के कई मॉडल पेपर इसी तरह से हल करके दूंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें ग्रह विज्ञान में। तो 70 में 70 का टारगेट जब आप रखेंगे तो 70 में 65 प्लस बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको अच्छे से लिखना होगा, एक एक प्रश्न को समझना होगा, प्रत्येक विषय आप अच्छे से पढ़िएगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? रक्त की शुद्धि हमारे शरीर के किस में होती है, किस अंग में होती है? यहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। रक्त की शुद्धि होती है फेफड़ों में। प्रश्न अगला है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन गैस के द्वारा। अगला प्रश्न है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठंडा स्पंज देने के लिए हमें बर्फ का पानी प्रयोग में लाना चाहिए। प्रश्न अगला है, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमें शरीर का तापमान नापना है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही होगा, थर्मामीटर का। चलिए अगला प्रश्न है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है। घर की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और आंसर भी बिल्कुल आसान है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए घर की सफाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे और हमें सुख की प्राप्ति भी हो। यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। घर की सफाई इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारा मानसिक, शारीरिक और हमें सुख की प्राप्ति हो, इसलिए घर की सफाई महत्वपूर्ण होती है। तो ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप लोग देखोगे खंड बा, जिसमें पहले निर्देश दिया गया है,
प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो चलिए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, सीधा आपके दिमाग में बैठेगा प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यानी प्रश्न संख्या 21 है, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्नोत्तर संख्या 21, यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 21, सबसे पहला उद्देश्य है परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही ज्ञान। दूसरा उद्देश्य क्या है, आय व्यय को नियंत्रित करके समुचित बचत का प्रयास करना। तो बजट बनाने का उद्देश्य आपने यहाँ पर देख लिया, प्रश्न में था यहाँ पर बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, दोनों उद्देश्य आप समझ गए होंगे। परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का हमें सही ज्ञान हो जाता है। यदि हम बजट बनाते हैं तो हमें आय यानी आमदनी कितनी है और हमारे द्वारा या परिवार के द्वारा खर्चा व्यय यानी खर्चा कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, इस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं और समुचित बचत भी कर सकते हैं। ये है मुख्य उद्देश्य। बिल्कुल समझ में आ गया? आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप यहाँ पर समझिएगा। जब व्यक्ति को चोट लगी हो, जब व्यक्ति को चोट लगी हो अथवा ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जिसमें स्नान कर पाना संभव नहीं है, ऐसी कोई बीमारी आ गई जब व्यक्ति को स्नान कर पाना संभव नहीं है, यानी वह स्नान नहीं कर सकता, ऐसी दशा में स्पंज की आवश्यकता पड़ती है। स्पंज करने की पद्धति यह है कि गर्म या ठंडे पानी में तौलिया को भिगोकर निचोड़ लिया जाता है। उसके बाद रोगी के कपड़े उतार कर पूरे शरीर में तौलिया से पोंछा जाता है। यहाँ पर तौलिया होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, मैंने सही कर दिया है, तौलिया से पोंछा जाता है। तो ये हो गया स्पंज। तो आपने समझ लिया स्पंज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, चेक के कितने प्रकार होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर, चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक, वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक आदि इतने प्रकार के चेक होते हैं। चेक से लाभ यह है कि खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है। जिसका खाता बैंक में है, यदि उसके पास चेक बुक है तो उसे बैंक नहीं जाना पड़ेगा। किसी परिचित व्यक्ति को चेक देकर बैंक से रुपया प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी परिचित व्यक्ति को खाता धारक अपना चेक दे दे और बैंक से उस परिचित व्यक्ति के द्वारा रुपया प्राप्त कर सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन से। पहला कारण है घरेलू कूड़ा करकट, जिसके कारण जल प्रदूषित होता है। मलमूत्र का पानी में मिलना, इस कारण से भी जल प्रदूषित होता है। कीटनाशकों का पानी में घुलना, इसके द्वारा भी जल प्रदूषित हो जाता है। और औद्योगिक कारखानों का कचरा पानी में डालने से भी जल का प्रदूषण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग अच्छे से समझिएगा। आदर्श रसोई घर क्या है। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आसान सा उत्तर है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर,
आदर्श रसोई घर उसे कहते हैं जहां पाक संबंधी समस्त सुविधाएं सुलभ होती हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भूनने तथा सेकने में क्या अंतर है। ये प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लें 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 26। चलिए इसका उत्तर आप लोग अच्छे से समझिएगा। भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया भूनना और सेकना। यानी भूनते समय वस्तु जो होती है आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में क्या होता है, उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न है यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 27 है, सर्वोत्तम बजट किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए इसका उत्तर आप लोग अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर, यह बजट, सर्वोत्तम बजट किसे कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है, सर्वोत्तम बजट किसे कहते हैं। तो यह बजट सबसे अच्छा होता है। कौन सा, जो सर्वोत्तम बजट होता है यह सबसे अच्छा होता है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, साथ ही भविष्य के लिए बचत भी कर ली जाती है। इस बजट से परिवार के सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा आय व्यय में संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही भविष्य के लिए कुछ धन संचित कर लिया जाता है। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि बचत का बजट ही सबसे उत्तम बजट है। किसे माना गया है सर्वोत्तम बजट, बचत का बजट। इस बजट से परिवार सदैव सुखी, संपन्न व संतुष्ट रहता है। परिवार पर कभी आर्थिक संकट नहीं आते। परिवार सुखी व समृद्धशाली रहता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 28। अथवा का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अथवा अब नहीं आएगा 2025 में। चलिए यहाँ पर आप लोग समझिए, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 28 आप यहाँ पर देखिए इसका उत्तर। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है, वृक्षों से हमें लकड़ियां, यहाँ पर लकड़ियां होगा प्राप्त होती हैं, जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। चौथा लाभ है, वनों के होने से मृदा का अपरदन नहीं होता है। पांचवा है, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। छठा लाभ क्या है, वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। तो वनों से हमें इतने लाभ होते हैं, मैंने आपको बता दिया बिल्कुल डिटेल में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 है, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। चलिए इसका उत्तर आप अच्छे से समझिए, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 29, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है। भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो आपको टेस्ट भी देना होगा, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपसे और उसके बाद यदि आपने 2 पहिए वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अपील की है तो 2 पहिया आपको यानी मोटरसाइकिल आपको चलाने को मिलेगी, आपको चलाकर दिखाना होगा। यदि आपने 4 व्हीलर यानी 4 पहिए
द्वितीय वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को जो है के लिए आवेदन किया है तो आपको 4 पहिया वाहन चलाकर दिखाना होगा। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वही सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है, क्योंकि यदि आपका लाइसेंस नहीं है तो पकड़े जाने पर आपको अच्छा खासा जुर्माना देना होगा और आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए सरकार सख्त हो रही है कि लाइसेंस पहले बनवाओ, इसके बाद आप गाड़ी चलाओ। यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले क्या मांगती है, लाइसेंस मांगती है, जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। यदि आपको यातायात पुलिस के द्वारा रोका गया है तो सबसे पहले क्या मांगेंगे वह लोग, आपसे लाइसेंस मांगेंगे कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। यदि है तो इसके बाद आपसे अन्य दस्तावेजों की जानकारी ली जाएगी, गाड़ी के कागज हैं, बीमा है या जो जो भी कागज आते हैं उनकी जानकारी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का उत्तर। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्रों की देखभाल आप कैसे करेंगी। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, ऊनी वस्त्रों की देखभाल कैसे करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 30 यहाँ से है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वप्रथम वस्त्रों को अच्छी प्रकार से ब्रश से झाड़ कर धूल को अलग कर देना चाहिए। इसके उपरांत वस्त्रों को साबुन अथवा शोधक पदार्थ के घोल में भिगोया जाता है। कुछ समय तक गीला करने के उपरांत वस्त्रों को हल्के हाथों से दबाव डालकर या मलकर साफ किया जाता है और इस प्रकार ऊनी वस्त्र शीघ्र ही साफ हो जाते हैं। वस्त्रों को कम से कम 2-3 बार साफ पानी से खंगाला जाता है। इस प्रकार वस्त्रों से संपूर्ण साबुन अथवा शोधक पदार्थ निकल जाता है तथा वस्त्र पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। ऊनी वस्त्रों को कसकर निचोड़ना नहीं चाहिए। इनमें से पानी को हल्के दबाव से ही पानी निकालना चाहिए। किसी तौलिए में लपेट कर भी हल्के दबाव द्वारा अतिरिक्त जल को निकाला जा सकता है। यदि अभी वस्त्र पर प्रेस करना है तो वस्त्र के उल्टे ओर भी पतला गीला कपड़ा रखकर ताप पर ही प्रेस किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 31, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा वाले सभी प्रश्नों को मैंने नहीं बताया है क्योंकि अथवा में अब नहीं आएंगे 2025 में। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 31 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा, भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर आप यहां से समझेंगे। भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, सुपाच्य भोजन। पहला उद्देश्य है सुपाच्य भोजन, अर्थात भोजन को पकाने से उसके जटिल अवयव, श्वेतसार, मांसपेशियों के तंतु आदि टूटकर एक सीमा तक तरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है। पहला उद्देश्य है भोजन पकाने का सुपाच्य भोजन। दूसरा उद्देश्य क्या है, आहार को स्वादिष्ट बनाना। पाक क्रिया का एक उल्लेखनीय उद्देश्य खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाना भी है। विभिन्न खाद्य सामग्रियां कच्ची अवस्था में स्वादिष्ट नहीं होती, बल्कि उनका स्वाद अरुचिकर ही होता है। इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ये स्वादिष्ट हो जाती हैं तथा रुचि पूर्वक खाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर दूसरा उद्देश्य क्या है, आहार को स्वादिष्ट बनाना। भोजन पकाने का उद्देश्य है आहार को स्वादिष्ट बनाना। तीसरा उद्देश्य क्या है, आकर्षक बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक भी बनाना होता है। पकने पर आहार का
यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, स्वाद अरुचिकर ही होता है। यहाँ पर पकने पर आहार का स्वाद जो होता है रुचिकर हो जाता है। इस खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यानी न पकने पर, यहाँ पर क्या था, न पकने पर आहार का जो स्वाद होता है अरुचिकर होता है। कच्चा खाना अच्छा नहीं लगता, जब उसे पकाया जाता है पाक क्रिया के द्वारा तो ये स्वादिष्ट बन जाती हैं तथा रुचि पूर्वक खाई जा सकती हैं। चौथा है यहाँ पर आकर्षक बनाना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए यहाँ पर दोबारा प्रिंट हुआ है। चलिए इसको फटाक से आप लोग पढ़ लीजिएगा। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। पकने पर आहार का स्वाद अच्छा हो जाता है, उसका रूप आकर्षक हो जाता है तथा उसमें एक प्रकार की मन को भाने वाली सुगंध उत्पन्न हो जाती है। ये हो गया इसका उत्तर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, चलिए ये वाला सही है, आप लोग समझ जाइएगा। आहार की विविधता प्रदान करना, यानी आहार को विविधता प्रदान करना एक और उद्देश्य है भोजन पकाने का। पाक क्रिया का एक उद्देश्य खाद्य सामग्री को विविधता प्रदान करना भी है। पाक क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को भिन्न भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आहार की विविधता व्यक्ति को अधिक संतोष प्रदान करती है तथा आहार के प्रति रुचि बनी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कुल 31 प्रश्नों का आंसर बता दिया है। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है, यहाँ पर आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न का एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। चलिए प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। कह रहा है ग्रह व्यय में मितव्ययिता के लिए किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में दूषित जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं। हैजा रोग के कारण क्या हैं, लक्षण तथा बचने के उपाय लिखिए। तो प्रश्न संख्या 32 करें या आप 32 का अथवा कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प के रूप में 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 है, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप जरूर तैयार करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। अथवा हेपेटाइटिस रोग के कारण क्या हैं, लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 34 आप देखेंगे, यहाँ पर ड्राइवर से क्या आशय है। ड्राइवर के उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लें 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि 8 मार्च को, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, 8 मार्च को आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें 70 में 70 का स्कोर आप टारगेट करके चलोगे तो 65 प्लस तो बिल्कुल आसानी से लेकर के आओगे। लेकिन आपका टारगेट ही यदि नहीं है 70 में 70 का, तो 65 प्लस आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि यदि आप टारगेट ऊंचा बनाते हैं, उद्देश्य अच्छे बनाते हैं, लक्ष्य को बड़ा बनाते हैं, तभी आप जो है वहां तक पहुंच पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कर देना है अपने सभी इष्ट मित्रों में, और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लेना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।